हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गंतव्य ज्ञान। और हमारा टॉपिक है एलएलपी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एलएलपी जो है वो पार्टनरशिप और कंपनी। पार्टनरशिप का मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलकर के कोई पार्टनरशिप कर लेते हैं, यानी यहाँ पर कम से कम दो लोगों का होना ज़रूरी है। तो यानी यहाँ हम बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप का मिक्सर, और कंपनी और पार्टनरशिप दोनों को अगर अपन ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, एलएलपी। तो एलएलपी बेसिकली इसलिए बनाई जाती है ताकि जो कंपनी की कंप्लाइंसेस है वो फॉलो ना करनी पड़े, कम से कम कंप्लाइंसेस फॉलो करनी पड़े, और जो पार्टनरशिप के जो बेनिफिट्स हैं वो सब भी हम एंजॉय कर सकें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पार्टनरशिप के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है हर एक पार्टनर की, ठीक है। और लेकिन यहाँ जो एलएलपी हमारी बनती है, इस एलएलपी के अंदर ये सबसे बड़ी खासियत है कि एलएलपी में आपके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। यू हैव टू वर्क विद अ लिमिटेड लायबिलिटी। सो इसमें टेंशन नहीं होती है। ये एक ऐसा बिजनेस का प्रारूप है, एक ऐसे बिजनेस का फॉर्म है जिसके अंदर आप कंपनी और पार्टनरशिप दोनों का मिक्सर एंजॉय करते हैं एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे की स्लाइड्स में समझते हैं कि किस तरह से कंपनी का मीनिंग निकल करके आता है, क्या क्या इसके अंदर की विशेषताएं हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। आज हम लोग समझेंगे कि एलएलपी का मतलब क्या है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी, इट इज़ अ फॉर्मल पार्टनरशिप बिटवीन एटलीस्ट टू बिजनेस पार्टनर्स। ईच बिजनेस पार्टनर इज प्रोवाइडेड with limited liability, which means they aren't fully responsible for the business dates or liabilities। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बिजनेस डेट्स और जो बिजनेस की लाइबिलिटीज़ है उनके लिए पूरी तरह से कोई भी पार्टनर जिम्मेदार नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, पार्टनर्स इन एन एलएलपी aren't liable for the negligent act or malpractices of a single partner. Each partner is accountable for their own negligence। भाई पार्टनरशिप के अंदर तो क्या होता था, पार्टनरशिप में ये होता था कि कोई भी पार्टनर अगर कोई गलत काम कर देता है, कोई मेला प्रैक्टिस कर देता है, तो पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म उसके लिए लायबल हो जाती थी। लेकिन यहाँ एलएलपी में ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर किसी भी पार्टनर ने कोई मेला प्रैक्टिस की है, कोई गलत काम किया है, तो वो खुद, या कोई नेग्लिजेंस उसने कर दिया है, तो वो खुद उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, बाकी के पार्टनर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है। नाउ हैंस वी कैन से दैट एलएलपी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है और लीगल एंटिटी है जो कि उसके पार्टनर्स से बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल कंपनी वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो इट हैज़ परपेचुअल सक्सेशन while the LLP will be separate legal entity liable to the full extent of its assets. The liability of partners would be limited to their agreed contribution। अब ये इसकी सबसे खास बात, सबसे अच्छी बात है कि भाई जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, इसके अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी कितनी है, जितना उनका कंट्रीब्यूशन है केवल उतनी, उससे ज़्यादा उनका लाइबिलिटी नहीं होगी। चलिए बात कर लेते हैं अब इसके साइलेंट फीचर्स के बारे में। तो क्या कहते हैं एलएलपी के फीचर्स। तो भाई हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप और कंपनी दोनों का मिक्सर होता है एलएलपी। तो यानी एलएलपी इज़ अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैविंग फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और 2013। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कंपनीज एक्ट पहले जो हमारे प्रचलन में था वो 1956 चलता था, और अब जो कंपनीज़ में अमेंडमेंट एक्ट आया है पूरा तरह से वो चेंज हो गया है, और वो कब से आया है, 2013 से। तो प्रेजेंट में जो हमारे कंपनीज़ एक्ट चल रहा है वो चल रहा है कंपनीज़ एक्ट 2013। तो इससे पहले चलता था कंपनीज़ एक्ट 1956, ठीक है। तो कंपनीज़ एक्ट, चाहे कंपनी वो 1956 एक्ट के हिसाब से बनी हो और चाहे वो 2013 के हिसाब से बनी हो, पर पार्टनरशिप जो है उसके लिए एक ही एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। दोनों का जो भी मिक्सर होता है उसको हम बोलते हैं एलएलपी। हावेवर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शेल नॉट बी एप्लीकेबल टू एलएलपीज। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि पार्टनरशिप और कंपनी का मिक्सर है एलएलपी, लेकिन एलएलपी के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड द एलएलपीज आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। एलएलपी को एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है उसका, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, क्योंकि एलएलपी का जो रजिस्ट्रेशन है
वो आपको कंपनी के रजिस्ट्रार के यहाँ करवाना होता है। लेकिन कौन से एक्ट में करवाएंगे, तो वो करवाएंगे हम LLP एक्ट में। चलिए अब बात करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। पहले भी बताया था कि कंपनी के सारे फीचर्स इसके अंदर होंगे, पार्टनरशिप के भी सारे फीचर्स होंगे। तो सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पर ये मेंटेन करता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो LLP शेल बी अ बॉडी कॉरपोरेट एंड अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। ठीक है, सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, इस पर ध्यान दीजिए, सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स मतलब ये जो LLP में है, LLP में जो लीगल एंटिटी होगी वो सेपरेट होंगी उसके पार्टनर से। पार्टनर्स और LLP दोनों अलग अलग है। जैसे कंपनी में ओनर और कंपनी अलग अलग होती है, वैसे ही LLP के अंदर पार्टनर और पार्टनर्स की जो LLP बनाई हुई है दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस है। हैंस इट वुड बी लाइबल to the full extent of its assets with the liability of the partners being limited। ये देखिए यहाँ पर लिमिटेड, तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड टू देयर अग्रीड कंट्रीब्यूशन टू इन द LLP। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि नो पार्टनर विल बी लाइबल on account of the independent or unauthorized actions of other partners or their misconduct। ये समझिए, देखिए क्या होता था कि पार्टनरशिप के अंदर कोई एक पार्टनर अगर कोई फ्रॉड कर देता था, कोई मिसकंडक्ट कर देता था, कोई इलीगल एक्टिविटी कर देता था, तो पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म उसके लिए जिम्मेदार हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी पार्टनर कोई मिसकंडक्ट करता है, ठीक है, कोई अनऑथराइज एक्शन करता है, ठीक है, तो the liabilities of LLP and its partners who are found to have acted with intent to defraud creditors के साथ मान लो अगर फ्रॉड कर लिया हो, है ना, या कि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर दी हो, ठीक है, shall be unlimited for all or any of the debts or other liabilities of the LLP। मतलब जिसने भी ये फ्रॉड किया होगा या जिसने भी इस तरह की कोई मिसकंडक्ट किया होगा या कोई अनऑथराइज एक्शन किया होगा, तो ऐसे पार्टनर के ऊपर लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, अनलिमिटेड। भैया वो उसी को चुकानी पड़ेगी, पूरी की पूरी LLP उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। परपेचुअल सक्सेशन, ये क्या बोलता है परपेचुअल सक्सेशन, कि सिंस LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, LLP क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, जैसे कंपनी हमारी बॉडी कॉर्पोरेट होती है वैसे, एंड अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। कंपनी के अंदर होता है ना ऐसा कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं, कंपनी के जो ओनर्स हैं, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी लिए हुए होते हैं। ऐसे ही LLP के अंदर भी पार्टनर्स जो है ना, वो जॉइंटली या सेवरली किसी भी तरीके से लाइबल नहीं है, वो सेपरेट हैं, है ना, LLP से बिल्कुल अलग हैं। इट हैज़ परपेचुअल सक्सेशन, दस एन LLP इज केपेबल इन इट्स ओन नेम ऑफ एक्वायरिंग, owning, holding, disposing of property, whether movable और immovable, tangible और intangible, कुछ भी खरीद सकती है। जैसे कंपनी खरीद सकती है ना, अपने नाम से कोई एसेट खरीद सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है ना, कुछ भी अक्वायर कर सकती है, खुद के नाम से कर सकती है। वैसे LLP भी अच्छा टेंजिबल, इंटेंजिबल, यानी कि कोई गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह सब कुछ वो इसके खुद के होंगे। ऐसे LLP की भी जितनी भी इंटेंजिबल या टेंजिबल एसेट्स होंगी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, वो सब कुछ LLP अपने खुद के नाम से खरीद सकती है। पार्टनर्स खुद के नाम से जो है LLP के जो पार्टनर्स है वो खुद के नाम से नहीं खरीदेंगे। यहाँ पर कौन खरीदेगा, LLP खरीदेगी, ठीक है, अपने खुद के नाम से खरीदेगी। क्यों, क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। तो इट कैन सू एंड कैन बी सूड। जरा याद करो कंपनीज एक्ट 2013 में क्या लिखा हुआ था। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ था कि कंपनी के मेंबर्स कंपनी के ऊपर सू कर सकते हैं, ऐसे ही कंपनी अपने मेंबर्स के ऊपर भी सू कर सकती है। तो LLP में भी सेम फीचर है, इट कैन सू एंड कैन बी सूड एंड इज केपेबल ऑफ डूइंग एंड सफरिंग अदर एक्ट्स एज अ बॉडी कॉर्पोरेट मे डू और सफर। चलिए अब बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं LLP के अंदर। लिमिटेशन है ना, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिमिटेशन है, कंपनी में भी लिमिटेशन है, कितने लोग मेंबर उसके हो सकते हैं। तो LLP मस्ट हैव एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। कम से कम कितने लोग होने चाहिए LLP के अंदर, कम से कम 2 होने चाहिए, एटलीस्ट टू इंडिविजुअल पार्टनर्स, है ना।
डेजिग्नेटेड एज पार्टनर्स होंगे, बिल्कुल पार्टनर ही कहलाएंगे एलएलपी के अंदर भी। एटलीस्ट वन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब दो में से कम एक का इंडियन होना जरूरी है ना, मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया। अ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर ऑफ द एलएलपी मे नॉमिनेट एन इंडिविजुअल एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। और देर इज़ नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। देखो कितनी खूबसूरती है इस बात के अंदर कि लिमिटेशन ही नहीं है। जैसे कंपनी के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर भी लिमिटेशन नहीं है। कंपनी में तो फिर भी लिमिटेशन है कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वहाँ पर एक लिमिट है मेंबर्स की, ठीक है ना। लेकिन जहाँ लिमिटेड बाय शेयर्स हो जाती है तो वहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, जितने शेयर्स हैं उतने के उतने मेंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी कोई लिमिटेशन ऐसी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स क्या क्या हैं। तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स ऑफ एन एलएलपी एंड mutual rights and duties between an LLP and its partners are governed by the LLP agreement between the partners or between the LLP and its partners। भाई जो भी उन्होंने म्यूचुअल एग्रीमेंट किया होगा पार्टनर्स ने, वही उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ हो जाएंगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे हम पार्टनरशिप के बीच पार्टनरशिप में एग्रीमेंट करते थे कि भाई इतना हमारा रेशो रहेगा, ये हमारी ड्यूटीज़ रहेंगी, ये हमारे राइट्स रहेंगे, शॉप पर ये बैठेगा, बिजनेस में ये एक्टिविटी करेगा, सेल्स ये करेगा, परचेज ये करेगा, हर एक चीज़ अपन पार्टनरशिप के अंदर डिसाइड कर लेते। तो वैसे ही यहाँ पर राइट एंड ड्यूटीज़ जो है पार्टनर्स की सारी डिसाइड हो जाएंगी। और किस पर डिसाइड होंगी? एग्रीमेंट के बेसिस पर डिसाइड हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एलएलपी। भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन रखेगा, कहाँ रखे जाएंगे, उनको कौन देख सकता है, कौन उनको चेक कर सकता है। तो एलएलपी शैल बी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन एनुअल अकाउंट्स रिफ्लेक्टिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ अफेयर्स। जितने भी उसने एक्टिविटीज़ करी है वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ उनको दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सोलवेंसी शेल बी फाइल्ड बाय एवरी एलएलपी विद द रजिस्ट्रार एवरी ईयर। हर साल जो कंपनी के रजिस्ट्रार जहाँ पर एलएलपी रजिस्टर्ड कराई है वहाँ पर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा कराने पड़ेंगे। द अकाउंट्स ऑफ एलएलपीज शेल ऑल्सो बी ऑडिटेड। क्या होनी चाहिए? ऑडिट होनी चाहिए। ऑडिट करवाना कंपलसरी है यहाँ पर। तो ये कंप्लाइंस आ गई ना कंपनी वाली, तो ऑडिट होना यहाँ पर कंपलसरी है। सब्जेक्ट टू एनी क्लास ऑफ एलएलपी बीइंग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट्स रिक्वायरमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर मान लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एलएलपी को छूट दे देती है कि भाई आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी एलएलपी को ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी एलएलपीज़ को ऑडिट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए बात करते हैं। ऑल फाइलिंग्स अंडर द एलएलपी एक्ट टू बी डन इलेक्ट्रॉनिकली। अब भैया फिजिकल के ज़माने गए, सब कुछ इलेक्ट्रिक हो चुका है, तो सब कुछ ऑनलाइन जमा कराना होगा। आप जितनी भी अपनी फाइलिंग करेंगे वो कैसे जमा करवाएंगे? इलेक्ट्रॉनिकली। सिमिलरली द रजिस्ट्रार में फर्निश इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड कॉपीज एंड एक्सट्रैक्ट्स सर्टिफाइंग द सेम बाय अफेक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, ये डिजिटल सिग्नेचर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है आजकल। ठीक है, जब भी हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्ट्रार के यहाँ पर जमा करवाएंगे तो रजिस्ट्रार उसकी सर्टिफाइड कॉपी देगा अपने को, और वो कैसे देगा? डिजिटल सिग्नेचर करके देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कन्वर्जन इनटू एलएलपी। चलिए, तो पार्टनरशिप जो है कन्वर्जन भी इसमें हो सकता है कि नहीं, तो कन्वर्जन इनटू एलएलपी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई कोई पार्टनरशिप या कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं। तो अब पार्टनरशिप अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बी कन्वर्टेड इनटू एन एलएलपी। जो भी पार्टनरशिप है जो 1932 एक्ट में बनी थी उसको एलएलपी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अ प्राइवेट कंपनी और एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। मतलब प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, उनको भी आप एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या कंडीशन है? प्रोवाइडेड देयर इज़ नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट। कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, बस सबसिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन। मतलब जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हो कन्वर्जन का, उस दिन कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि एलएलपी को अपन ने बना लिया, उसके अंदर कैसे मर्ज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अब उसके बाद में बात आती है कि वाइंड अप भी कर सकते हैं कि नहीं एलएलपी को। तो भाई कर सकते हैं, जैसे कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं वैसे इसको भी कर सकते हैं। तो वाइंडिंग अप ऑफ द एलएलपी मे बी आइदर वॉलेंट्री
या तो अपनी इच्छा से आप बंद कर सकते हैं, और बाय द ट्रिब्यूनल टू बी एस्टेब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ ही ध्यान देना कि अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर कर दिया LLP को बंद करने का, तो कंपनीज एक्ट जैसा बोलेगा आपको उसको बंद करना पड़ेगा। टिल द ट्रिब्यूनल इज एस्टेब्लिश्ड द पावर इन दिस रिगार्ड हैज़ बीन गिवन टू द हाई कोर्ट। अगर ट्रिब्यूनल जो है एस्टेब्लिश नहीं होती है, अगर मान लीजिए किसी जगह पर LLP एक्ट को लेकर के कोई ट्रिब्यूनल जो है एस्टेब्लिश नहीं है, तो फिर उसको बंद करने की पावर किसको दिए हुए हैं? हाई कोर्ट को दिए हुए हैं। ठीक है, अब तो चलिए बात करते हैं अब चेंजेस इन LLP। तो भाई LLP के अंदर हम कैसे कैसे क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, देखिए समझिए। तो द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इंक्लूडिंग मर्जर एंड अमालगमेशन ऑफ LLP शेल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जैसे LLP एक्ट के अंदर प्रोविजंस दिए हुए हैं वैसे ही आप उसको मर्जर और अमालगमेशन कर सकते हैं। ये अपन ने पढ़ा हुआ है कंपनीज एक्ट के अंदर मर्जर और अमालगमेशन कैसे करते हैं। भाई मर्जर और अमालगमेशन दोनों की दोनों प्रोसेस जो है वो कंपनी के अंदर होती है, सेम प्रोसेस जो है वो LLP के अंदर भी हो सकती है, लेकिन प्रोविजंस कौन से एप्लीकेबल होंगे? जो LLP एक्ट के अंदर लागू होते हैं। नाउ हैवी पेनल्टीज हैव बीन प्रोवाइडेड इन केस ऑफ नॉन कंप्लाइंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ द LLP एक्ट। अगर LLP एक्ट जो कि इतना आसान आपको बना दिया है उसके भी आप अगर प्रोविजंस को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो फिर हैवी पेनल्टीज़ आपको पे करनी पड़ सकती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगता है, अच्छा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि ये नॉलेज एनहांसमेंट है हमारे लिए भी, और हो सकता है आपके किसी फ्रेंड के लिए भी बेनिफिशियल हो जो लॉ की स्टडीज़ कर रहे हों, या ऐसे लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी बिज़नेस में आने वाले हों या किसी बिज़नेस को ज्वाइन करने वाले हों या किसी बिज़नेस को अब वो एस्टेब्लिश करने वाले हो, तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में भी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।